वेल आई एम बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो। वेल तुम्हें क्लियर होगा यार, ये लास्ट पार्ट रहेगा फाइनली ज्योग्राफी का, किस चैप्टर का, लैंड फॉर्म्स, जो कि हम लेकर चल रहे हैं। ये लास्ट टाइम जब मैं तुम्हें टॉपिक करा रहा था, मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। वेल तुम्हें प्रॉपर तरीके से बताया टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव क्या करती हैं, कुछ थ्योरीज बताई। एग्जाम्पल के तौर पर कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, सी फ्लोरिंग क्या होता है, वेल वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, वेदरिंग इरोजन के अलावा कुछ और टेक्निकल टर्म्स थी जिनको कि हमने गो थ्रू किया। डीन्यूडेशन क्या होता है, इतना सब कुछ बताने के बाद वेल मैंने तुम्हें बताया GLOF क्या होता है। नहीं वेल वो तो आज बताना है। मैंने तुम्हें बताया ब्लेंचेस क्या होता है, लैंड स्लाइड्स क्या होती है, अर्थक्वेक्स क्या होता है, क्यों, कैसे, और उन इफेक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा। इस वीडियो के टोटल, इस चैप्टर के टोटल पार्ट 7 पार्ट तक बन चुके हैं। यार अगर तुमने पार्ट 1 to 7 नहीं देखे ना तो जाओ पहले पार्ट 1 to पार्ट 7 कवर करो। वेल फिर इस वीडियो की तरफ आना। मैं तुम्हें बताता हूँ कि फाइनल पार्ट रहेगा पार्ट 8, और इसमें दो चीजें लेकर जाएंगे, एक GLOF क्या होता है और एक डोज स्टॉर्म्स क्या होता है। वेल सिर्फ फिनोमेना समझाऊंगा ही नहीं, वेल बताऊंगा कि चीजें क्यों होती है, कैसे होती हैं। चलो तो करते हैं स्टार्ट। यार वेल पहले देखते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है। वेल तुम इमेज देख रहे हो, हाँ मुझे पता है तुम्हें कुछ क्लियर नहीं हो रहा। यार पहले कुछ बहुत ध्यान से देखना। क्या तुमने इस तरीके की कभी क्लिपिंग्स को देखा है? क्या तुमने रिलेट किया कि ऐसी चीजें क्यों होती है? एक मिनट के लिए मैं जरा यार पहले वीडियो की वॉइस खत्म करता हूँ। यार तुम्हें रीजन पता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। तो अब ध्यान से देखना। यार क्या तुमने कभी नहीं देखा कि पहाड़ों में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि वेल अगर मैं हिली एरियाज की बातचीत करता हूँ तो हिली एरियाज में अचानक से इतना ज्यादा पानी आ जाता है। वेल तुम देख सकते हो कितना ज्यादा पानी अचानक से आ गया। यार ये एक्चुअल में ग्लेशियर्स फटते हैं। वेल ग्लेशियर्स क्या होते हैं बताऊंगा। अगर तुमने पास्ट वीडियोस को नहीं तो देखा तो जाओ देखो। यार तुम्हें नहीं लगता चीजें कितनी डेडली हैं? अगर तुम इस पानी के पास खड़े हो और अचानक से इतना ज्यादा पानी आ जाए तो तुम्हें नहीं लगता कि काफी ज्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन होगा? वेल जैसा कि तुम इस क्लिप में देख रहे हो, यार इसी को तो ग्लेशियर आउटबर्स्ट बोलते हैं। तुम्हें GLOF जिसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, वेल तुम्हें दिखाता हूँ यार, तुम्हें दिखाता हूँ। तो बहुत बहुत ध्यान से अटेंटिवली कवर करना, कई बार बेइज्जती हो जाती है यार। चलो तो अब ध्यान से देखो। यार वेल अगर तुम रिलेट करते हो कि अचानक से क्या होता है, ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट के पानी में गिर जाएगा, और ग्लेशियर के पानी में टूटने के चलते देख लो कैसे ग्लेशियर पानी में टूट गया, और यहाँ पर जो ग्लेशियर की एक बांध की लेयर थी वो टूट जाएगी, और अचानक से ओवरफ्लो, अचानक से बर्स्ट होगा। इसको GLFO बोलते हैं, सॉरी GLOF। यार केदारनाथ आपदा के बारे में सुना है? नहीं तो जाओ सर्च करो, गूगल पर जाकर सर्च करो केदारनाथ आपदा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, अराउंड 2013 के दौर पर आई थी। मैं काफी छोटा हुआ करता था। बहुत सारे लोग बह गए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो GLOF तुम समझ गए क्या होता है? वेल तुम्हें एक बार फिर से बताता हूँ ताकि कुछ टेक्निकल वर्ड समझा सकूं। देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, चीजों को रिलेट करना। एक्चुअल में हुआ क्या कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है वेल तुम्हें पता होना चाहिए यार, कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स को तुम बर्न आउट करते हो, वेल घर में एक्टिवा है ऑब्वियस, घर में गाड़ी है ऑब्वियस, तो गाड़ी वगैरह पेट्रोल्स को यूज करके CO2 को एमिट आउट करता है। और वेल वो CO2 ग्रीन हाउस गैस होती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने के चलते ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, और ग्लेशियर्स मेल्ट होने के चलते अचानक से यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, लेवल ऑफ वाटर है, वो इंक्रीज हो जाता है, और जो आगे की तरफ तुमने लेयर बनाई हुई है ग्लेशियर्स की, वो टूट जाती है। यार रिलेट करो। यार ये तार तुम देख रहे हो, तार, अगर मैं इस तार को खींच देता हूं तो क्या तार टूट जाएगा? ऑब्वियस। तो वही चीज यहाँ पर है, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा जो ये आगे की ओर तुम देखते हो उनको डेब्रीज बोलते हैं। डेब्रीज अ टाइप ऑफ ग्लेशियर की रॉक, जो बांध बांध मतलब एक वॉल की तरह काम करता है, और एक लिमिटेड वाटर को आगे आने देता है जिससे नदियां बहती है। लेकिन लेकिन अगर अचानक से, लेकिन तुम देखो यार, तुम देखो एक बार फिर से पूरी कंप्लीट वीडियो को देखना कि अचानक से इस फिनोमेना में हुआ क्या। भाई ये ग्लेशियर टूट जाएगा, ग्लेशियर के टूटने से वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है, लगातार ये जो बाउंड्री है ग्लेशियर्स के, इस पर प्रेशर पड़ रहा है, अचानक से वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया, बाउंड्री जिसको मैं डेब्रिस बोल रहा हूँ वो टूट जाएगी, अचानक से फ्लड आएगी, अचानक से। और इसी के चलते पर्टिकुलरली क्या होता है, आपको इस तरीके के कुछ फिनोमेना देखने को मिलते हैं कि पूरी की पूरी बस्तियां बह जाती हैं। यार पहाड़ों पर वही क्लिप मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम रिलेट करते हो तो तुम इसको देख पा रहे हो यार, कि अचानक से कितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर तुम्हें देखने को मिलता है, कि अगर तुम रिलेट करने की कोशिश करो, अचानक से कितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया।
और अचानक से चीजें, ये अनएक्सपेक्टेड होता है, तुम्हें नहीं पता कि कब कैसे क्या होगा। और इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये कुछ हिमालयन रिवर्स है, और वहां पर अचानक से तुम्हें देखने को मिलता है। तुम कभी पहाड़ों पर जाना, इस फिनोमेना को देखना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि पत्थरों के बीच में से कहां से कैसे पानी आ जाएगा, बस आ जाएगा। कहां से तुम्हें नहीं पता, कैसे तुम्हें नहीं पता। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ कि GLOF क्या होता है, तो तुम समझ गए। इसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। सडन, अचानक से बहुत ज्यादा पानी रिलीज होना ग्लेशियर लेक से, उसको कहा जाता है। क्लियर है। ये जो लेक्स होती है ना पर्टिकुलरली, जो मतलब यार जो तुम रिवर देखते हो, ये ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती है। गंगा का नाम सुना है ऑब्वियस, गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। ये पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये जो पानी एक्यूमुलेट होता है वो डैम्स के पीछे इकट्ठा होता है। अभी तुम पूरा फिनोमेना देख रहे थे ना, कि यहाँ पर कैसे पानी एक लेक की फॉर्म में इकट्ठा था। ये एक नेचुरल डैम था जो ग्लेशियर का था, और यहाँ से नदी निकल रही थी। लेकिन अचानक से आइस लूज हो गई, या डेब्रीज, समझ गए ना, ये जो पत्थर, ये जो ग्लेशियर की लेयर थी, उसको मैं डेब्रीज कह रहा हूँ, ये मोराइंस, ये टूट जाते हैं और अचानक से बहुत ज्यादा पानी आता है। बस इसी को GLOF कहा जाता है। अब यार दो क्वेश्चन तुम्हें पता है, वेल कॉमन क्वेश्चन, क्या किन किन कारणों के चलते तुम्हें देखने को मिलता है, और कैसे इस चीज या इस फिनोमेना को तुम कम कर सकते हो। वेल पहले कारण समझते हैं। यार पहला कारण है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अचानक से क्या होता है, अचानक से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और ग्लेशियर्स के पिघलने से बम्बार्डमेंट होता है, बहुत सारा पानी आ जाता है। वेल दूसरा रीजन क्या है, वीक मोराइन डैम्स। अब यार ये मोराइन डैम समझ गया ना, ये जो तुम्हें आगे लेयर देखने को मिल रही थी। वेल अगर मैं वीडियो को ऑन करता हूँ तो तुम बहुत ध्यान से देखना, चीजें जूम अप हो जाएंगी। तो ये जो तुम आगे की और ये लेयर देख रहे हो, इसको बोलते हैं मोरेन्स या डेब्रीज। कई बार ये वीक होती है, तो ये टूट जाती है, और इसके टूटने के चलते अचानक से बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। लैंडस्लाइड्स हो जाती है। कई बार लैंडस्लाइड्स में क्या होगा, पहाड़ों का पूरा हिस्सा नीचे बह जाता है। पहले तुम देख चुके हो, तुमने पुराने पार्ट्स में देखा है। तो लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस भी कई बार कारण होता है कि जो आपने पानी को रोक कर रखा था, पहाड़ के बहने से पानी भी साथ में नीचे आ जाता है, और इस तरीके का फिनोमेना देखने को मिलता है। अर्थक्वेक्स हो गया। यार सिस्मिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, पर्टिकुलरली अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। और अर्थक्वेक्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली आपके रेडिएशंस आती हैं, वेव्स आती हैं। तो उन वेव्स के लिए पर्टिकुलरली हम ये एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। तो अर्थक्वेक एक्टिविटीज के चलते कई बार ये जो डैम, तुमने डैम रूपी दीवार देखी थी, भूल मत जाना, जिसको मैंने डेब्रीज कहा था। ये जो दीवार होती है उसमें आपको क्रैक देखने को मिलता है, और इस तरीके से अचानक सडन फ्लो ऑफ वाटर आता है। यार रिलेट कर रहे हो ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। देखो बहुत सिंपल तरीके से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। यार मैं बार बार जब भी इस लेयर का जिक्र करता हूँ ना, इसको मैं डेब्रीज बोलता हूँ या मोराइंस बोलता हूँ। तो अर्थक्वेक के चलते ये लेयर वीक हो जाती है, और इस लेयर के वीक होने से अचानक से सडन वाटर आपको देखने को मिलता है। या कई बार बहुत ज्यादा बारिश या बहुत ज्यादा बर्फबारी के चलते भी ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलरली आपकी नदियां हैं वो ओवरफ्लो होती हैं, और इस तरीके का एक फिनोमेना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, GLOF। क्या बोलते हैं, GLOF। तो बच्चा कहता है यार आपने बता दिया, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताओ। वेल बताया तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। या क्वेश्चन ऐसे भी तुमसे पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ GLOF, कि GLOF के क्या कारण होते हैं। तो वेल तुम्हें कारण भी क्लियर है। यार अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यार देखो, दिक्कतें तो रहेंगी जीवन में, दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। उन दिक्कतों को कम कैसे करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी एक वैसा ही क्वेश्चन बनता है कि क्या कोई स्ट्रेटेजीज, क्या कोई तरीके हैं कि आप जो ये GLOF से होने वाला लॉस है उसको मिटिगेट मतलब कम कर सकें। वेल ऑब्वियसली तरीके हैं। वेल बताता हूँ यार, बहुत ध्यान से सुनना, क्या तरीके हैं। सुनो यार, बहुत सिंपल तरीका है आपका, ये क्या बताओ, चलो सुनते हैं और समझते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि मॉनिटर किया जाए। देखो कब कैसे होगा तुम्हें नहीं पता। यार ये फिनोमेना कुछ नेचुरल फिनोमेना होते हैं, इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इनको बताया नहीं जा सकता। इनके कुछ संकेत मिलते हैं, अगर वो पता रहे तो बेहतर है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब कभी भी बारिश हो तो पहाड़ों पर मत जाओ। अमूमन बारिश के टाइम पर तुम्हें ये चीजें देखने को मिलती हैं, समझ गए। क्योंकि बारिश के टाइम पर अमूमन क्या होता है कि जो रिवर्स का ओवरफ्लो है वो भी ज्यादा होता है, और पहाड़ों पर बारिश या बादल कब फट जाए तुम्हें नहीं पता। तो जो सीजन होता है, वेल अच्छा मेरा एक सवाल है यार, अभी अगला चैप्टर ज्योग्राफी का ये रहेगा कि एक्चुअल में जो मानसून आते हैं वो क्यों, कब, कैसे आते हैं। कोई तो फिनोमेना होगा, है ना। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि बारिश एक पर्टिकुलर टाइम पर आता है, अराउंड मई से जुलाई। तो ऐसा क्यों, तो वो चीजें। तो यहाँ पर वही क्या रखा है कि कुछ तरीके हैं कि आप होने वाले नुकसान को मिटिगेट कर सके। यार मॉनिटर करें, देखें कि कहाँ पर ऐसे रिस्क हैं, कहाँ पर इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, कहाँ पर GLOF, कहाँ पर इस तरीके से ग्लेशियर्स आउटबर्स्ट हो सकता है। यार कैसे पता चलेगा। यार मुझे एक बात बताओ, कल को मुझे पता है कि यार ये जो मेरा रिस्ट वाला एरिया बहुत कमजोर है यार,
तो अगर ये रिस्ट वाला एरिया मेरा, मैं गिरता हूँ तो पहले ये टूटेगा। तो अमूमन मैं क्या करूंगा, या तो यहाँ पर कोई सेफ्टी को वेयर करूंगा, या अगर मैं गिर रहा हूँ और मुझे जैसी याद आता है तो मैं इस हाथ का यूज ना कर इस हाथ का यूज करूंगा। तो वही, तो आपको पता है कि आज से पहले कहाँ पर इस तरीके से ग्लेशियर्स आउटबर्स्ट हुआ है, तो आप ध्यान रखें, आप चीजों को मॉनिटर करें, टेक्नोलॉजीज है उनका यूज करें, अर्ली वार्निंग सिस्टम। यार पहाड़ों पर ना जब इस तरीके का फिनोमेना आता है तो पता तो वैसे नहीं चलता, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि पानी का वेग बहुत ऊपर चल रहा है, या हो सकता है कि यहाँ पर टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो गया जिस कारण से ग्लेशियर फट सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि वहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, लोगों को बताया जाए, सचेत किया जाए कि अचानक से अगर इस तरीके के कुछ संकेत देखने को मिलते हैं तो लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। कंट्रोल ड्रेनेज, ये ड्रेनेज किसको बोलते हैं? बल्कि क्या तुम्हारे घर में नाली है? क्या नाली का पानी सही तरीके से बहता है? उसी को ड्रेनेज कहा जाता है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंजीनियर्स है वो कुछ इस तरीके के सेफ्टी मेजर्स को इंस्टॉल करें कि अगर अचानक से इतना ज्यादा पानी आ जाए तो उसको चैनलाइज किया जा सके, मतलब उसको डायरेक्ट किया जा सके, वो पानी ओवरफ्लो कर नदी से बाहर ना आए। तो वो चीज है, आपको जिस तरीके के सेफ्टी सिस्टम को इंस्टॉल करें। और स्ट्रेंथनिंग नेचुरल डैम्स का मतलब क्या है? यार कुछ इस तरीके के प्रोटेक्टिव मेजर बनाए। अभी तुमने देखा था ना कि जो लेक थी, लेक के आगे डेब्रीज था, डेब्रीज समझ गए, वो मिट्टी, वो बर्फ के पहाड़, वहां पर कुछ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए कि ऐसा होना, इजिली चीजें ना टूटे। और लैंड यूज प्लानिंग, यार ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यार बहुत ध्यान से देखना भाई, ये नदी है ना, तो नदी जिस डायरेक्शन में बहती है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली एक साइड होती है राइट और एक साइड होती है लेफ्ट। तो मान लो कि ये नदी ऐसे बह रही है, कैसे बह रही है? ऐसे, ऐसे। तो अगर नदी ऐसे बह रही है तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। हमेशा ध्यान रखना नदी में ना, जब पहाड़ों से नदियां बनकर चलती हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी बाढ़ आती है वो राइट बैंक्स पे आती है, राइट हैंड साइड, ना कि लेफ्ट हैंड साइड। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया कि जब भी नदियां बाढ़ लेकर आती है तो वो अधिकतर कहां पर लेकर आती है? लेफ्ट हैंड साइड, ना कि राइट हैंड साइड। तो बेहतर रहेगा कि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करें, कुछ बनाएं, तो राइट हैंड साइड बनाएं। किस साइड बनाएं? राइट हैंड साइड, ना कि लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा रिस्क होता है किस चीज का, कि बाढ़ वगैरह आएगी। तो इन सब चीजों का, कुछ सुविधाओं का ध्यान रखें, कम्युनिटी को अवेयर करें, प्रिपेयर करें कि अगर अचानक से ऐसा हो तो लोगों को इवैक्यूएट वहां से निकाल सके, खाली कर सकें। तो यही कुछ तरीके हैं जिनका कि आप यूज कर सकते हैं। चलो अब दिल बातचीत करते हैं डस्ट स्टॉर्म्स क्या होता है। यार ध्यान से देखना, कुछ तुम्हारे सामने दो तीन क्लिप्स लगाई हैं, दोनों तीनों क्लिप्स एक साथ चला रहा हूँ, तो अटेंटिवली देखते चलना। अरे, तो अटेंटिवली देखते चलना। यार देखो, ये सेमी एरिड एरियाज में होता है। सेमी एरिड एरियाज कौन से होते हैं? वेल, वो एरिया जहाँ पर बारिश काफी कम होती है, उन एरियाज को क्या कहा जाता है? सेमी एरिड, है ना। चलो, तो अब ध्यान से देखते चलो। तो पहले अगर तुम यहाँ पर रिलेट करते हो तो तुम देख सकते हो कि अचानक से किस तरीके से हवा और मिट्टी मिक्स हो गया, और हवा और मिट्टी के मिक्स होने से एक डस्ट स्टॉर्म आता है। यार इसमें क्या होगा? एक तो विजिबिलिटी, तुम्हें दिखना कम हो जाएगा, एक इनहेलिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी, और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं कि पर्टिकुलरली किसी को भी अपने साथ उठाकर लेकर जा सकती हैं और वही डैमेज कॉज कर सकती हैं। तो बस इन्हीं को क्या बोलते हैं? डस्ट स्टॉर्म्स। देख लो यार, बहुत डेडली होते हैं, बहुत ज्यादा डेडली। तो वेल, अगर बातचीत करते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स कहाँ पर आते हैं? जहाँ पर रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं, जैसे अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, इंडिया में थार डेजर्ट। वेल, गए हो कभी राजस्थान? जाओ, घूम कर आओ, देख कर आओ थार डेजर्ट, जैसलमेर के आसपास पड़ता है। तो डस्ट स्टॉर्म्स आपके इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स को कॉज कर सकते हैं। इस केस में जो विंड्स है अपने साथ डस्ट और सैंड को उठा लेती है, विजिबिलिटी को रिड्यूस करती है, ह्यूमन लाइफ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट, इसको क्या करती है? पॉल्यूट। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि किस तरीके की सिस्टम है। मैं कॉजेस को लेकर बातचीत करता हूँ कि डस्ट स्टॉर्म्स किन किन कारणों के चलते होता है। तो वेल, दो कॉज होते हैं यार, एक नेचुरल कॉज, एक ह्यूमन कॉज। पहले ह्यूमन कॉज की बातचीत करते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, क्या हम पेड़ को काटते हैं? ऑब्वियस। तो पेड़ों को काटने के चलते पेड़ों के रूट्स, मान लो ये उंगलियां मेरी रूट्स है और ये मिट्टी है, ये रूट्स मिट्टी को बांध के चलती हैं। अब कल को ये पेड़ आपने जड़ से उखाड़ दिया तो ये मिट्टी ढीली हो गई, फूक मारने पे उड़ जाएगी। तो वो चीज है कि हम लोग पेड़ को काट दे रहे हैं, हम लोग पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा ग्रेजिंग करते हैं, हम लोग बहुत बेकार तरीके की फार्मिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। अर्बनाइजेशन, मतलब शहर बनते जा रहे हैं, आप लैंड को काटते जा रहे हैं, सॉइल जो है वो लूज हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और इसके चलते आपको सॉइल इरोजन देखने को मिलता है कि जो सॉइल की टॉप लेयर है वो धुल जाती है, और डेजर्टिफिकेशन, मतलब क्या भी बन जाता है? रेगिस्तान। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ, क्लाइमेट चेंज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अचानक से टेम्परेचर्स बहुत इंक्रीज होते हैं, रेनफॉल पैटर्न में चेंज होता है, कई बार बारिश नहीं होती, बहुत लंबे समय तक सूखे रहते हैं। यार तुमने एल नीनो के बारे में सुना है? नहीं, किसी दिन विस्तार से बताऊंगा यार।
एक्चुअली में जो हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं ना, इससे सीजनल फिनोमेना में रिवर्स हो रहा है। बस अभी कुछ ऐसा समझो कि मान लो पहले अगर यहाँ बारिश होती थी ना, हमने ज्यादा पोल्यूशन कर दिया तो बारिश यहाँ नहीं हो रही है, अब यहाँ हो रही है। तो जो इलाके सूखे थे वहां बारिश होने लगी, जहाँ पर बारिश होती थी वहां सूखा पड़ने लगा। अब क्यों होता है? वेल, ये रीजन भी तुम अगले चैप्टर में समझोगे। यार तुम्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि मूवमेंट ऑफ विंड्स क्या होता है। तुम्हें पता है धरती कैसे रोटेट करती है? अर्थ रोटेट तो करती है, क्या वो ईस्ट टू वेस्ट करती है कि वेस्ट टू ईस्ट? जाओ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। यार तुम्हारे बहुत बेसिक्स वीक हैं, बस इस ज्योग्राफी की सीरीज को फॉलो करते चलो। एट द एंड तुम्हारे जितने भी बेसिक्स होंगे वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और 10th क्लास में तुम्हारे लिए चीज काफी बेनिफिशियल होगी। तो वही चीज है कि क्लाइमेट चेंज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि चीज को करने में, कि जहाँ पर बारिश होती थी वहां पर बारिश नहीं होती। इस तरीके के आपको क्या देखने को मिल जाते हैं? डस्ट स्टॉर्म्स। इसके अलावा अगर इसके अलावा मैं बातचीत करूं तो कुछ नेचुरली कॉज भी हैं। बहुत लंबे समय से कहीं पर अगर सूखा पड़ा है, कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बारिश बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान, और कई बार वहां पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो जो लूज सॉइल कंडीशंस हैं और जो एयर पार्टिकल्स है वो मिक्स हो जाते हैं। हवा अपने साथ मिट्टी को उड़ा लेती है और कुछ इस तरीके के स्टॉर्म्स बनाती है। स्पार्स वेजिटेशन किसको बोलते हैं? सुनो यार, राजस्थान में मुझे बताओ, बारिश तो है नहीं, तो बारिश नहीं है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत पास नहीं, दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर। कैसे होते हैं? दूर दूर। यार तुम इस स्लाइड को देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्लाइड में जो टेक्स्ट है अच्छे खासे डिस्टेंस के बात है? यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, दूर दूर है ना, बहुत पास पास तो नहीं है जैसे ये है। तो जब वेजिटेशन बहुत ज्यादा, जंगल बहुत घने हो, घने, उसको बोलते हैं डेंस। यार मेरे बाल देख रहे हो, काफी घने हैं। पहले अभी यंग हूं ना, चलो मजाक कर रहा हूँ। लेकिन कई बार अगर मेरे बाल मान लो बहुत दूर दूर है, डेंस नहीं है, घने नहीं है, तो वो चीज। तो रेगिस्तान वाले इलाकों में जो वेजिटेशन होती है वो स्पार्स होती है, बहुत दूर दूर होती है, जिसके चलते आपके सॉइल एक्सपोज होती है हवा से, हवा के चलते वो पार्टिकल्स में उठती है, और इस तरीके की आपको दिक्कतें देखने को मिलती है। इसका क्या तरीके कैसे कम कर सकते हो? यार कोई तरीका नहीं है। एक पेड़ लगाओ यार, पेड़ लगाओगे तो ट्री के रूट्स क्या करेंगे? सॉइल को बांधेंगे, इस तरीके की मिट्टी के स्टॉर्म नहीं आएंगे। तुम कभी रिलेट करना यार, तुम्हारे स्कूल में ग्राउंड होगा, अगर उस ग्राउंड पे घास उगी है ना, घास, ग्रास, तो उसकी मिट्टी कभी नहीं उड़ेगी। और अगर तुम्हारे ग्राउंड पर घास नहीं उगी है ना, और वेल मिट्टी है, तो वो उड़कर हवा में मिक्स हो जाएगी। रिलेट करना क्या तुम्हारे स्कूल में अगर ऐसा है तो। लैंड्स को सही तरीके से यूज करें, लैंड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, क्रॉप रोटेशन करें, कंजर्वेशन टिलेज एंड कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। कंट्रोल्ड ग्रेजिंग क्या है? मतलब जानवर उसको ओवर ग्रेज ना करें, एक लिमिट तक ग्रेज करें। यार क्रॉप रोटेशन क्या होता है अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो इस तरीके से समझो कि इस बोर्ड को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। यार एक ना सॉफ्टवेयर था जिसके थ्रू मैं लिख सकता हूँ, बाई चांस को मैं खोलना भूल गया, इसमें काफी टाइम लगता है, तो थोड़ा ओरली बता रहा हूँ, देखना। यार मान लो कि पर्टिकुलरली पहले मैंने जमीन के इस हिस्से पे फार्मिंग करी, फिर मैंने जमीन के इस हिस्से पे फार्मिंग करी, फिर मैंने इस हिस्से पे करी, फिर मैंने इस हिस्से पे करी। मैं बॉडी बॉडी बनाता हूँ तो मैं डंबल्स उठाता हूँ, देख लूँ। चलो नहीं यार, मैं बहुत पतला हूँ। तो मान लो कि पर्टिकुलरली डंबल्स को लिफ्ट करते वक्त मैंने एक हाथ से 4 सेट निकाले। अब ये हाथ मेरा थक गया, ये हाथ तो अभी सही है ना, तो इससे भी 4 सेट निकालूंगा। तो वही क्रॉप रोटेशन है कि पहले एक पीस ऑफ लैंड को यूज करूं, जब वो पीस ऑफ लैंड को प्रॉपर तरीके से यूज कर लूं, फिर आप दूसरे पीस ऑफ लैंड की तरफ शिफ्ट कर जाओ, तो वो चीज है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज क्लियर होगी कि पब्लिक को अवेयर करूँ, एजुकेट करूँ। इसके अलावा पर्टिकुलरली प्रॉपर तरीके से वार्निंग सिस्टम्स हो, वेदर को फोरकास्ट किया जा सके। अगर आपको लगता है इस तरीके के डस्ट स्टॉर्म्स आ सकते हैं, विंड काफी स्पीड से चलेगी, तो वो सब चीजें लोगों को बताई जाए। कुछ लैंड को सिस्टमेटिकली यूज किया जाए, और सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, मतलब इन्वायरमेंट को इस तरीके से यूज किया जाए कि पॉल्यूट ना किया जाए, रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखा जा सके। तो यही कुछ तरीके हैं जो कि डस्ट स्टॉर्म्स को आने से रोक सकते हैं। वेल, इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर क्या होता है कंप्लीट। चलो एक बैक एक्सरसाइज में फटाफट से देखते हैं। यार कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक को मेजर करता है? वेल बताओ 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 बताओ। सिस्मोग्राफ। क्लियर है? चलो, अचानक से जब फ्लड आ जाती है, ग्लेशियर लेक बर्स्ट के चलते, उसको क्या बोलते हैं? जीएलओएफ। क्या बोलते हैं? जीएलओएफ। सुनामी तुम्हें पता है क्या होता है? अच्छा मेरा एक सवाल है यार, साइक्लोन तुमने सुना है? बच्चे बोल रहे हैं साइक्लोन को ही सुनामी कहा जाता है, क्या कुछ फर्क होता है? हाँ या ना बताओ, कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताओगे। वेल, साइक्लोन क्या होता है, सुनामी क्या होता है? और जब मैं ये सब चीजें बताता हूँ ना, तो मैं लगता है कि नहीं यार, मेरे माइंड में डाउट है, मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, मुझे बताओ क्या होता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं इन सब चीजों को भी वीडियो में एक्सप्लेन किया करूंगा, जो कि थोड़ा सा अकेडमिक से हटकर है। वेल, अगर तुम कमेंट नहीं करते हो तो ठीक है यार, इसी तरीके से लेकर जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? GLOF। अचानक से जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है रॉक और सॉइल का, उसको क्या बोलते हैं? वेल, लैंडस्लाइड। एवलेंचेस किस चीज के चलते होते हैं? मतलब मेनली कहाँ होते हैं? यार बर्फ कहाँ मिलती है? पहाड़ों पर। बर्फ को ही नीचे गिरने को एवलेंच कहा जाता है। तो एवलेंचेस कहाँ पर होते हैं? आपके माउंटेन रीजन। कहाँ पर होते हैं?
माउंटेन रीजन्स। चलो यार, अगर तुमने वीडियो को बहुत प्रॉपर तरीके से किया ना तो तुम्हें ये सभी वर्ड्स के मतलब बहुत प्रॉपर सिस्टमेटिकली क्लियर होंगे। अगर नहीं पता है तो जाओ एक बार वीडियो को गो थ्रू करो और देखना कि तुम्हें चीजें क्लियर हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। इसके बाद एक वीडियो और आ रही होगी, कौन सी? इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को कर रहे होंगे। मुझे पता है यार, मुझे पता है, क्योंकि अगर मैं नहीं कराऊंगा ना तो तुम कमेंट करोगे कि बैक एक्सरसाइज नहीं कराई। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज के साथ। फिर स्टार्ट कर रहे होंगे हम आपका इस चैनल पर इंग्लिश। इंग्लिश में कावेरी बुक का लिटरेचर सेक्शन। यार अगर तुम क्लास 9th में हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। A to Z कंप्लीट तुम्हें यहाँ पर इन डेप्थ डिटेलिंग और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वह कहीं किसी चैनल की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेसिफिकली दो सब्जेक्ट, सोशल साइंस और इंग्लिश, इसमें लगभग मैं 9 से 10 साल का एक्सपर्टीज होल्ड करता हूँ और मैंने काफी रिजल्ट भी डिलीवर किए हैं। तुम जाओ चेक कर सकते हो। कहाँ पर? इंस्टा, किस किस पेज पर? चीता ट्यूटोरियल्स, समझ गए? तो सर्च कर लेना, उसको भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर भी तुम्हें नई वीडियोस किस तरीके से अपलोड होंगी, कैसे अपडेट होंगी, उसकी स्पेसिफिकली डिटेल्स मिलती रहेंगी। तुम्हारे कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में और वहाँ पर डीएम करके मुझे पूछ सकते हो। तो अगर तुम चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम के पेज चीता ट्यूटोरियल्स को भी फॉलो कर सकते हो। वेल, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बैक एक्सरसाइज के साथ। वेल, थैंक यू वेरी मच।